नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब सीटेट के सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसी स्थिति में हम सीटेट बाल विकास में पेडागोजी और जो बाल विकास के जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर और किस तरीके से प्रश्न हल करने हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और जो भी बाल विकास में है वो अगले 30 मिनट में आपके सामने होगा और यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको सफल कराना है, पास कराना है, न कि हमें यूट्यूब से पैसे कमाना है और ना ही कोई हमें पब्लिसिटी चाहिए। एक छोटी सी पहल है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप इस विषय की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें 6397 37 19 63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से हम आपको सारे विषय के नोट्स फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, एक चिकित्सक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास की बात की है। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं से जुड़े हुए परिवर्तन को खोजा, इसलिए इनके सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम इनसे बनने वाले सारे प्रश्न हम ये भी बताएंगे कि अगर ये शब्द आएगा तो ये जीन पियाजे से रिलेटेड होगा। सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सभी कठिन शब्दावली को हम हिंदी में अच्छे सरल भाषा से परिवर्तित करके दिखाएंगे। आप 30 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। जी हाँ, 30 मिनट तक। पियाजे ने 3 सिद्धांत दिए हैं। एक भाषा विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। भाषा विकास का सिद्धांत, अहम केंद्रित भाषा। जो भाषा विकास के सिद्धांत में 2 पॉइंट दिए हैं इन्होंने, एक अहम केंद्रित भाषा और एक समाजीकरण के द्वारा। तो जो अहम केंद्रित भाषा है यह एक तरफा होती है और यह शैशव अवस्था में होती है। प्रश्न कई बनेंगे यहाँ से, ठीक है। समाजीकरण के द्वारा क्या है, समाजीकरण 2 तरफा होता है और यह बाल्यावस्था से शुरू होता है। पियाजे की भाषा एवं विचार से जुड़ी पुस्तक का नाम लैंग्वेज ऑफ थॉट ए चाइल्ड है। नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की जो एक पुस्तक थी मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पूर्व नैतिक अवस्था यह 0 से 5 वर्ष होती है, जिसमें नैतिक विकास नहीं होता है। विस्मांगी प्रायत्त नैतिकता 5 से 10 वर्ष होती है, जिसमें जीव हत्या अपराध है जैसी भावनाएं जागृत होती हैं। स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता 10 से प्रौढ़ अवस्था तक होती है। इसमें बालक सोचता है, बालक खुद के तरीकों के साथ कार्य करता है और जीव को मारना धर्म के विरुद्ध समझता है। अब जीन पियाजे ने कुछ संज्ञानात्मक विकास की बात की है, जिसमें इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो इंद्रिय पेशी गामक अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष होती है। अब इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक तथ्य को हमने सही से यहाँ पे आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो संज्ञानात्मक विकास, इंद्रिय पेशीय गामक अवस्था, जिसमें बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, नाक, कान, त्वचा, ये संवेदी अवस्थाएं हैं। गामक क्रियाएं क्या है, पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, इंद्रियों के द्वारा बालक कार्य करता है। जीन पियाजे ने संवेगात्मक अवस्था को 6 चरणों में बांटा है, जिसमें वस्तु स्थायित्व 6ठी अवस्था में आता है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण जैसे लक्षण होते हैं। वृत्ति अनुक्रियाएं, ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। गतिशील अवस्था, ध्वनि व प्रकाश की प्रति प्रक्रिया। 1 से 1/2 वर्ष का बालक, मतलब 1.5 वर्ष का बालक करने से पहले सोचने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक आती है। इसमें आप देखेंगे क्या क्या गुण आते हैं। इस अवस्था को अंत्यदृष्टि अवस्था भी कहा जाता है। इसे खोज की अवस्था या परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। अनुकरण व खेल के द्वारा बालक सीखता है, जीववाद से ग्रसित होता है। अब हम बात करेंगे जीववाद क्या है। जीववाद का मतलब है बालक जो है खिलौनों में
ये समझने लगता है कि इसमें जीव है, जैसे वह चिल्लाता है कि हटो मेरा घोड़ा आ गया, जबकि उसमें जान नहीं होती। तो ये जीववाद की जो अवस्था है वो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आती है। अहम केंद्रित होते हैं, अपने विचारों को सही मानते हैं, वस्तुओं और प्राणियों में संबंध स्थापित कर लेते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं, अंतर्दृष्टि ढंग से चिंतन व तर्क से करते हैं, लेकिन क्रमबद्धता का अभाव होता है। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, रटकर अधिक सीखते हैं, स्वकेंद्रित व स्वार्थी होते हैं, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, पलटावी गुण नहीं पाए जाते हैं। मतलब 2 में 10 जोड़ के 12 तो कर देंगे, लेकिन 12 से 2 घटाकर 10 नहीं ला पाएंगे। ये अपलटावी गुण, यहाँ पे अपलटावी गुण होते हैं, लेकिन पलटावी गुण नहीं होते हैं। कार्य और कारण के संबंध से अनभिज्ञ होते हैं, धीरे धीरे प्रतीकों को समझने लगते हैं, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाते हैं, सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाते हैं, सजीवता के गुण पाए जाते हैं, जैसे गुड़िया में ये जीवन समझते हैं। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण थे। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब है अविचारी चिंतन से होता है, जो रचनावाद का होता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। इसमें तर्क पर आधारित चिंतन होता है, परंतु चिंतन का आधार मूर्त होता है। जो मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, जिन्हें स्पर्श कर सकते हैं, वही चीज़ें मूर्त होती हैं। तब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जो मूर्त चीज़ें आएंगी, प्रत्यक्ष चीज़ें आएंगी, उन्हीं के बारे में अविचारी चिंतन बालक करता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने व उनका विभेदीकरण करने में सक्षम हो जाता है। वर्गीकरण की क्षमता भी विकसित हो जाती है। चिंतन क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाता है। बालक प्रत्यक्ष घटना एवं वस्तुओं के बारे में चिंतन एवं तर्क वितर्क करता है। अहम केंद्रता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व परिभाषा, क्रमबद्धता, निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण, अतिकाल्पनिकता, विश्वास की भावना। बालक पर्यावरण के प्रति अनुसरण करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त या औपचारिक अवस्था, ये 11 से 14 वर्ष तक चलती है। अपसारी सृजनात्मक होता है, जिसमें तर्क का अनुप्रयोग करता है बालक। निगमनात्मक विचार आते हैं, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना, आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातता, संप्रेषणशीलता का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। और व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संकलित कर उच्च स्तरीय संक्रियात्मकता का निर्माण करता है। बालक में अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। निर्णय स्मरण मनन करने लगता है। कार्य के कारण और अंतर को समझ लेता है। आदर्श चिंतन एवं सामूहिकता की भावना जागृत हो जाती है। आनुवांशिकता एवं वातावरण। अब देखिए, आनुवांशिकता एवं वातावरण से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बीजमैन का सिद्धांत है। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत है। अंडकोश और शुक्रकोश के द्वारा जीवाणु एक दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, अर्थात निषेचन के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। आनुवांशिक लक्षण होते हैं। वातावरण का मतलब होता है जिस समाज में, जिस सिचुएशन में बालक रहता है। समानता का सिद्धांत कहता है कि समान समान को जन्म देता है, जैसे मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी, कुत्ता कुत्ता को जन्म देगा। ये समानता का सिद्धांत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान संतानें होती हैं। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहता है, इसके जन्मदाता थे फ्रांसिस गाल्टन। संतानें अपने माता पिता से ही सभी गुणों को प्राप्त नहीं करती हैं। पितामह और कई पीढ़ियों के संक्रमण से होता है, जिसमें 1/2 पिता के लक्षण होते हैं, 1/4 बाबा दादा के और 1/8 इस तरीके से हस्तांतरित होते रहते हैं। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, माता पिता के जीवन में अर्जित गुणों का संक्रमण संतान पर नहीं पड़ता है, जैसे माता पिता काम करते करते थक जाएं। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, लेमार का अध्ययन कहता है कि जिराफ पर अध्ययन करके पाया कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे क्या था कि परिस्थितिवश जीवन निर्वाह करने के लिए गर्दन ऊपर उठाता था, जिससे संतानों में संक्रमण हुआ और जिराफ की गर्दनें लंबी होने लगी। डार्विन का अध्ययन कहता है कि प्राणी को जीवित रहने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे संघर्ष की क्षमता होती है, वही आगे बढ़ता है। शारीरिक लक्षण, अधिकांश जुड़वा भाई 2 युग्मक होते हैं। ठीक है। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर अथवा विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिलाओं में रंगों को पहचानने की क्षमता नारियों से नर से अधिक होती है। जो स्त्रियों में क्षमता होती है वो अधिक होती है। एक दादी और माँ
स्वयं रंग अंधता से ग्रसित हुए बिना किसी अन्य शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। जीन्स जोड़ों में होते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स निश्चित हैं। कोशिका के अंदर ये 46 या 23 जोड़ी होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स माँ से और 23 क्रोमोसोम्स पिता से प्राप्त होते हैं। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियां पिता से अधिक प्यार करती हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, और लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं ओडिपस ग्रंथि के कारण। बुद्धि पर प्रभाव, अधिगम की योग्यता, समायोजन, निर्णय लेने की क्षमता आदि से परिभाषित बुद्धि को किया जा सकता है। अब हम बताते हैं कि संवेग का विकास। संवेग क्या है? सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। चरित्र पर प्रभाव, देखिए एक डगडेल ने बताया था कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता है। एक ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों पर अध्ययन करके पाया कि सभी पूर्वज और संतानें चरित्रहीन थे, तो जो भी संतानें हुई वो भी चरित्रहीन ही थीं। वातावरण संबंधी कारक भी हैं, जैसे सामाजिक में कारक में हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाज, संबंध आदि बहुत से तत्व हैं। धार्मिक कारण धन से सुविधाएं ही नहीं बल्कि इसमें पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जाती हैं जो मनुष्य के भौतिक विकास को प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक कारक, खान पान, त्यौहार, पूजा पाठ, संस्कार समाहित हैं। वातावरण का प्रभाव, शारीरिक अंत्यक्रिया का प्रभाव, भौगोलिक वातावरण के कारण लंबाई बढ़ती है। मानसिक विकास पर प्रभाव, नदियों के किनारे बसे व्यक्तियों की संतानों पर दूषित वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, निग्रो जनजाति बहुत बुद्धिमान मानी जाती है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, कोई भी व्यक्ति वातावरण में अपने व्यक्तित्व को बदल सकता है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बहुत सारी बातें करनी है, चूँकि ये एक हमारी तरह से मैराथन है, सारी चीज़ों को एक साथ हमने लाने का प्रयास किया है। अवप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, शिक्षार्थी की एक विशेष अवस्था जो उसे लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। आवश्यकता, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। देखो सबसे पहले आवश्यकता है, आवश्यकता महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रणोद, अंतर्नोद और चालक आवश्यकता से उत्पत्ति होती है। प्रोत्साहन, आवश्यकता व चालक को संतुष्टि। देखिए जैसे आवश्यकता क्या है कि शरीर में अगर ऊर्जा की कमी है तो चालक क्या है? भूख है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है ना तो भूख लगेगी। भूख के बाद अगर भोजन प्राप्त होता है तो ये उद्दीपन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर रोजगार की बात करें, आवश्यकता किसकी? रोजगार। रोजगार का अभाव है तो कुछ करना क्या है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद उद्दीपन क्या है? नौकरी प्राप्त हो गया या जॉब प्राप्त हो गया। वुडवर्थ के अनुसार कमी अथवा अति की शारीरिक अवस्था अप्रेरणा कहलाती है। अप्रेरणा के प्रकार, आंतरिक, जन्मजात और स्वाभाविक होती है। आंतरिक प्रेरणा जो जन्मजात होती है स्वाभाविक होती है। बाह्य प्रेरणा अर्जित की जाती है, शिक्षा में उपयोगी है। अप्रेरणा के भाग, सकारात्मक अप्रेरणा 14 संवेग व मूल प्रवृत्तियां, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। नकारात्मक, पुरस्कार, दंड, आकांक्षा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य, ये नकारात्मक अप्रेरणा है। गैरेट ने अप्रेरणा के 3 भाग बताए हैं, जिसमें जैविक अप्रेरणा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अप्रेरणा की प्रक्रिया, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुख और लक्ष्य प्राप्ति। तर्कणा क्या है? ठीक है, कुछ शब्दों के हम यहाँ पे अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तर्कणा क्या है कि तर्कणा शब्द एक आता है, तर्क करते हैं परंतु तर्क सही नहीं होता, ये तर्कणा कहलाती है। अंत्य प्रज्ञा का ऐसा चिंतन जो बुद्धि तक ही सीमित रहता है, वातावरण से उसका सामंजस्य नहीं रहता है। व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत, अंतर व्यक्तिक भिन्नता, कोई भी 2 बच्चे विकास में बिल्कुल एक से नहीं हो सकते। अंतर व्यक्तिक, एक ही बच्चे में विकास के सभी पक्ष समान रूप से विकसित नहीं होते। शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आनुवांशिक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक संरचना, आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग और बुद्धि, अभिक्षमता, मूल प्रवृत्तियाँ, सामान्य प्रवृत्तियाँ, सृजनशीलता, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। वातावरणीय कारक क्या हैं? भाषा, मूल्य, विश्वास, संस्कृति, चिंतन, पैटर्न। देखिए बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है? बुद्धि को स्वास्थ्य 70 से 80% तक प्रभावित करता है, और मतलब वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है 70 से 80%। वातावरण प्रभावित करता है 20% बुद्धि को, 20 से 30%, ठीक है। तो वंशानुक्रम 70 से 80% बुद्धि को प्रभावित करता है। उम्र भी प्रभावित करती है, प्रजाति भी प्रभावित करती है, लेकिन लिंग, जेंडर प्रभावित नहीं करता है।
लड़का और लड़की कोई भी पढ़ सकता है। कोहलबर्ग के नैतिकता संबंधी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो पूर्व परंपरागत अवस्था उन्होंने दी है। नैतिक मतलब क्या होता है? नैतिकता का मतलब है समाज द्वारा बनाए गए जो तौर तरीका है उन्हीं के अनुसार ढलना, उन्हीं के अनुसार चलना ही नैतिकता है। पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था आती है। 4 वर्ष से नैतिकता शुरू मानी गई है। तो इसमें दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था, ठीक है, और पुरस्कार, बड़ों का दबाव। यहाँ पे दूसरी परंपरागत अवस्था है 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें समाज के अनुरूप उत्तम लड़का उत्तम लड़की परंपराएं, सामाजिक नियम आते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं अगले पॉइंट में, तब तक थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। उत्तर परंपरागत अवस्था में हम पाते हैं कि 13 से ऊपर की अवस्था, इसमें समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक विचार, निर्णय लेने में परिपक्वता और परंपराओं से ऊपर उठना होता है। नैतिक तर्कना, सही व गलत से किसी को चुनना, ये नैतिक तर्कना होती है। और नैतिक दुविधा क्या होती? सही व गलत में है किसी को चुन लेना। नैतिक तर्कना, सही और गलत में किसी को चुनना, और नैतिक दुविधा, सही व गलत में से किसी को चुनना, ये नैतिक दुविधा होती है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है कि समाज, परस्पर अंत्यक्रिया, सामूहिक सामाजिक कार्य, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास है। समाजीकरण क्या है? समाज के नियम मापदंडों के साथ समायोजन कर लेना समाजीकरण कहलाता है। इसमें मुख्य भूमिका परिवार की होती है और द्वितीय भूमिका अर्थात गौड़ भूमिका विद्यालय एवं पास पड़ोसी होती है। आनुवंशिकता एवं वातावरण, हमेशा दोनों को एक साथ चलना चाहिए। किसी एक के ही विचलित होने पर बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है। आनुवंशिकता बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं। वातावरण बाहरी दुनिया से संबंधित या दुनिया के द्वारा प्रभावित किया जाना है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सक्रिय होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, स्वतंत्र अनुशासित होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, कार्यों में भाग लेने वाला होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक निर्देशक होना चाहिए, गौड़ भूमिका होनी चाहिए, सहायता करने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक, आदर्श शिक्षा मनोवैज्ञानिक का ज्ञानी होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक नई चीज या नई खोज प्रगतिशील शिक्षा है। लैंगिक मुद्दे क्या हैं? नर व मादा के बीच भेदभाव करने वाले प्रत्येक चीज नकारात्मक होगी। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से जो कुछ भी अलग है वही व्यक्तिगत भिन्नता है, जैसे रंग, रूप, लंबाई, पकड़ने का तरीका, बुद्धि, सामाजिक गुण। मूल्यांकन, सतत समय समय पर बच्चे की जांच करना। व्यापक मूल्यांकन क्या है? बालक के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। निदानात्मक परीक्षण में बच्चे की कमियों का पता लगाया जाता है और उन कमियों को दूर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है। समावेशी शिक्षा, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, भय, वात्सल्य, घृणा, दुख, क्रोध, प्रेम, आमोद, भूख, आमर्ष, डर, ये सब संवेग हैं। अब हम लेव वाइगोत्स्की पर अच्छे से चर्चा करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो रचनावाद है, निर्मितवाद है, निर्माणवाद है। इस तरीके से हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझ सकते हैं, रचनावाद, निर्मितवाद और निर्माणवाद। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जीन पियाजे ने दिया। समाज ज्यादा ज्ञानी, दूसरा MKO, ठीक है, इसको इस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, भाषा, समाज और संस्कृति, ठीक है। ज़्यादा ज्ञानी यानी दूसरे व्यक्ति के साथ सीखता है, कहने का मतलब इनका वाइगोत्स्की का मतलब है सामाजिक अंत्यक्रिया, इनका टैग वर्ड है। लेव वाइगोत्स्की के अंत्यक्रिया के सिद्धांत हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनात्मक विकास का सिद्धांत। संभावित नजदीक क्षेत्र का सिद्धांत है ZDP। तो पहले कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बाद में समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समवयस्कों का सहारा लेता है, तो ये ZDP कहलाता है। पाण, ढांचा, निर्माण, मचान और इसके फोल्डिंग, ये बालक को शुरुआत में समस्या होती है, फिर समवयस्कों के सहयोग से समस्या को हल करने लगता है। व्यक्तिगत वाक या अंत्यवाद। भाषा विचार, भाषा विचार से पहले आती है, ठीक है। वाइगोत्स्की जी भाषा को विचारों से पहले लाते हैं और जो जीन पियाजे हैं वो विचार पहले लाते हैं। शुरू के 2 वर्षों में बच्चे में भाषा का विचार अलग अलग होता है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। विकास की अवस्थाएं,
विकास की अवस्थाएं किसी भी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता या आदत का निर्माण, आकृति के जन्म लेने की वजह से हुआ परिवर्तन ही विकास है। विकास के सिद्धांत हैं व्यक्तिक भिन्नता, असमान गति, निरंतरता, जटिल से सरल, सिरोन्मुखी, समीप से दूर, केंद्र से बाहर, वर्तुलाकार, एकीकरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत्यक्रिया, समान प्रदर्श, निश्चित क्रम, अविलोमिता, भविष्यवाणी या पूर्व कथन। भविष्यवाणी या पूर्व कथन क्या है? नई आकृतियों और आदतों का जन्म, पुरानी आकृतियों और आदतों का लोप, अनुपात में परिवर्तन, लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि में परिवर्तन। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि है, लिंग है, पोषण है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, संस्कृति है, आर्थिक दशा है और अधिगम है। अब देखो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को 10 भागों में बांटा है। तो सबसे पहली बुद्धि होती है शाब्दिक बुद्धि। तो शाब्दिक बुद्धि किनकी होती है? शाब्दिक तथा भाषिक बुद्धि, जो लोग बातों से एक दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं, जैसे कवि है, राजनेता है, धर्मगुरु है। दूसरे हैं संगीतमयी बुद्धि, किन लोगों की होती है? गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, इनकी संगीतमयी बुद्धि होती है, संगीतीय बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि में मूर्तिकार, चित्रकार, ठीक है, इंजीनियर और खास चित्रकार आते हैं। गतिक बुद्धि ड्राइवर की होती है, पायलट की होती है, ठीक है। तार्किक बुद्धि में गणितज्ञ, वकील और वैज्ञानिक आते हैं। और वैयक्तिक बुद्धि में दूसरों को विश्वास में लेने वाली बुद्धि होती है, जैसे दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, बीमा एजेंट हैं। अंत्य वैयक्तिक बुद्धि में दूसरों के कष्ट को समझने वाला जैसे शिक्षक होता है। प्राकृतिक बुद्धि माली, जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, प्राकृतिक प्रेमी और पक्षी विज्ञानी आते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि में खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, पुरातत्ववेत्ता, खोजकर्ता, वैज्ञानिक, मजदूर और श्रमिक भिखारी आते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि में कर्म प्रधान लोग आते हैं, जैसे पुजारी, मौलवी और पादरी इत्यादि। कुछ चिंतन की बात करते हैं। अपसारी चिंतन क्या होता है? वह चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला होता है। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने की विभिन्न दिशाओं में चिंतन करना, और ये सृजनात्मकता की विशेषता होती है और इससे अमूर्त चिंतन होता है। अविचारी चिंतन वह चिंतन जो किसी समस्या के लिए एक ही समाधान की ओर निर्देशित करता है, इससे मूर्त चिंतन और रचनावादी दृष्टिकोण होता है। चेतना स्वयं के प्रति अपने अस्तित्व के बारे में सचेत रहना, ये चेतना कहलाती है। सृजनात्मकता के प्रकार हैं अव्यक्तात्मक, उत्पादक, अन्वेषणात्मक, नवाचारिक और उदयात्मक, अर्थात नई चीज़ें उत्पादित करना ही सृजनशील है। इसकी विशेषताएं होती हैं विस्तारण, प्रवाह और विविधता, मौलिकता। सृजनात्मकता कैसे आ सकती है? क्षेत्र भ्रमण, क्लब गठन, सूचीबद्ध, उत्साह, प्रोत्साहन, रचनात्मक गतिविधि, वोकेटिन बोर्ड, खोज, चिंतन, पाठ, सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। अगर सीटेट में अच्छे अंक लाना हो तो शायद ये बातें आपके काम आ जाएं। सबसे पहले तो ये गांठ बांध लो कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपका पढ़ाने का तरीका। सीटेट का पूरा पेपर सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका होता है, एक सकारात्मक, नकारात्मक। हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन से हो सकते हैं। जहाँ याद करने व रटने की बात की जाए तो दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। अगर किसी विकल्प में विद्यार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। जहां अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उसके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो आपको ये नहीं करना है। जहां लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसे विकल्प पर साथ नहीं जाना है। लड़की व लड़का दोनों समान है एक शिक्षक की नज़र में। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो तो मान लो कि ये संकीर्ण विचारधारा है और आपको इसका सपोर्ट नहीं करना है। जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन स्थापित करने की बार बार बात की जा रही हो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है, क्योंकि अनुशासन पहले से ही बनाया जाता है, बार बार कहने से अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता। जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन की बात की जा रही हो उस पर भी नहीं जाना है। जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल
श्रोता बनने का समर्थन हो तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये नेगेटिव बिंदु है। जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने के या केवल परीक्षा पास कराने की बात की जा रही हो तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये है कि ये गलत है। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो तो समझ जाना कि गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष होगा। उसके बाद हम कुछ सकारात्मक तथ्यों पर बात करते हैं कि कौन से तथ्य सकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक तथ्य, जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर प्राप्त दिए जा रहे हों वह सही होगा। जहां वह भाषिकता पर बल दिया जा रहा हो वह सही होगा। करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो वह सही होगा। जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो, जहां सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो, जहां कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात हो रही हो, जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शंस के साथ ही आपको जाना है। विशेष कुछ शब्द भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं, जैसे प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित। सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्नों में ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलते हैं। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है जबकि हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। बस आपको ध्यान से ये देखना है कि किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जिससे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है या फिर वही चीज़ सही चीज़ को हतोत्साहित या गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा है या गलत बात को हतोत्साहित किया जा रहा है। तो इस अर्थ में आपको प्रयोग करना है, इसका ये ध्यान रखें। कोई भी कई शब्द देखने को मिलेंगे जैसे आंशिक, पूर्ण, केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में किया जाता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही होता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान अवश्य रखें। ऊपर बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की। पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही और कौन सा सही नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले कि पूछा क्या है, ऑप्शंस पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऊपर बात हो चुकी है सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों की। पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें पूछकर कंफ्यूज कर दिया जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले पूछा क्या है, ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही में आपकी सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस। ऊपर लिखी बातों का अवश्य अध्ययन करें, क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होगा, इन्हीं पर आसपास प्रश्न घूमेगा। देखिए, कुछ सकारात्मक तथ्य हैं जैसे समूह चर्चा, इस तरीके के प्रश्न सही होंगे। समूह चर्चा, सामूहिक गतिविधियों के अवसर, बच्चों की भूमिका, अभिव्यक्ति, सुगमकर्ता को प्रोत्साहन, शिक्षक की भूमिका, सुगमकर्ता, ठीक है, बच्चे द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखने को प्रोत्साहन, वातावरण का निर्माण, त्रुटियां सीखने का अनिवार्य हिस्सा, प्रगतिशील शिक्षा, अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर, प्रत्येक बच्चे को अवसर देना, लैंगिक मुद्दे में समानता, समावेशी शिक्षा, बच्चों की सुगरिमा का ध्यान रखना, वास्तविकता, स्तरानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग, जीवंत उदाहरण, सजीव उदाहरण देना, वास्तविकता को सदैव संसाधन मानना, बच्चों को सीखने के लिए स्वप्रेरित किया जाए, मुक्त अंत वाले प्रश्न, चिंतन करने वाले प्रश्नों को बच्चों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना, समृद्धिकरण कार्यक्रम बनाना, सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन अर्थात दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, वास्तविक अपेक्षाएं, सामाजिक अंत्यक्रिया, क्रियाकलाप करने का अवसर देना, कक्षा में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के अवसर, संदर्भानुसार अर्थ समझने की क्षमता विकसित करना, भूमिका निर्वाह के अवसर देना व शिक्षण विधियों में लचीलापन लाना, जिज्ञासा को प्रोत्साहन करना, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित, पर्यावरण चिंताओं के प्रति सजग, जागरूक, संवेदनशील बनाना, समझ अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहन, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में शिक्षक का रहना ताकि उनके स्तर व समझ को शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकें, वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हें महत्व देना, सभी विषयों का समावेश भाषा की कक्षा में, कविता और कहानी
सौंदर्य, आनंद, ललित कला, जिज्ञासा को पोषण देती है। पूर्व अनुभवों में जोड़कर नए ज्ञान की संरचना को प्रोत्साहन देना, चिंतन करने का अवसर देना। परंपरागत चिंतन, एक विधि चिंतन, अभिसारी चिंतन। गैर परंपरागत चिंतन में अपसारी चिंतन, पार्श्व, लैटेंट, बहुविधि, मस्तिष्क, आलोचनात्मक, विचार विधि। इस तरीके के जो ऑप्शन होंगे वो आपके सही होंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप सीटेट पास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।